बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वैसे तो इस हुकूमत ने पिछले 2 सालों में पाकिस्तानी कौम का, पाकिस्तान का कौन सा ऐसा नुकसान है जो नहीं किया, इन्होंने अपना कौन सा ऐसा सियासी नुकसान है जो नहीं किया। लेकिन मेरा ये ख्याल है कि ये जो इन्होंने 9 के बाद 9 सितंबर को जो कुछ किया, 9 और 10 सितंबर की दरमियानी रात जिस तरह से PTI के अरकान कौमी असम्बली को जिस तरह से गिरफ़्तार करवाया, जो भोंडी FIRs काटी, इससे इन्होंने सबसे बड़े जो अपने 4 नुकसानात किए, 4 नुकसानात हैं, लेकिन एक नुकसान के लिए बहुत बड़ा है। वो सबसे बड़ा नुकसान मैं एंड में आपको बताता हूँ। जो उसके अलावा 3 नुकसानात हैं, वो एक नुकसान इन्होंने ये किया है कि इन्होंने जो PTI है उसको मज़लूम बना दिया है पूरी दुनिया की नज़र में, पूरे इंटरनेशनल मीडिया की नज़र में। और इनको दूसरा ये है कि हुकूमत डिफेंसिव पे चली गई है और अब अटैकिंग पोजीशन में नहीं है, डिफेंसिव में है। और अपने इत्तेहादियों से भी नून लीग को बहुत सख्त जो है वो क्रिटिसिज्म सुनना पड़ रहा है। लेकिन जो सबसे बड़ा नुकसान है मैं समझता हूँ वो ये है कि इमरान खान के एक बड़े और तगड़े खिलाड़ी की जो है वो अब गेम में वापसी हुई है। और ये वो खिलाड़ी है जो अब इनको नाकों चने चबाएगा, और वो है शेर अफजल खान मरवत। देखें, शेर अफजल खान मरवत जो है वो 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले उन्होंने अपना आप मनवाया, उन्होंने KPK में कैंपेन की, और इमरान खान के बाद सबसे पॉपुलर जो बाहर लीडर मौजूद था वो शेर अफजल मरवत साहब थे। वैसे तो ज़ाहिर है मुराद सईद हैं, बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स हैं, लेकिन जो ग्राउंड पे बाहर मौजूद था इमरान खान के बाद सबसे पॉपुलर वो शेर अफजल खान मरवत थे। जिस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी थी और वो जहाँ जाते थे सैकड़ों लोग, मैंने खुद देखा है, आप लोगों ने देखा है कि शेर अफजल मरवत साहब की ये सूरत हाल होती थी। PTI की एक 8 फरवरी के बाद एक उनकी PTI की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, और जिसमें उन्होंने इंटरनेशनल मीडिया को भी बुलाया हुआ था। फॉर्म 47, फॉर्म 45 इनके ऊपर ब्रीफिंग थी। इंटरनेशनल मीडिया था, नेशनल मीडिया था, डिजिटल मीडिया था, और उस वक्त शेर अफजल मरवत साहब जिधर जाते थे सारे कैमरे उधर घूम जाते थे, और क्या पॉपुलैरिटी उनको मिली। फिर कुछ उनकी अपनी गलतियाँ, पार्टी के अंदर लॉबिंग भी थी, लेकिन ज़्यादा उनकी अपनी गलतियाँ थी, जिस वजह से शेर अफजल खान मरवत जो है वो बिल्कुल आउट हो गए। इमरान खान उनकी बुनियादी रुकनीत भी उनका कैंसिल कर दें, और बिल्कुल इमरान खान ने उनको अलग कर दिया। फिर वो इमरान खान से मिले, उनकी PTI में वापसी हुई, लेकिन उस तरह से नहीं थी, मतलब वो जो उनका एक लेवल था ना वो नहीं था। लेकिन अब नून लीग ने अपने पाँव पे जो सबसे बड़ी कुल्हाड़ी मारी है, नून लीग ने, वो ये मारी है कि उन्होंने जिस तरह से शेर अफजल मरवत को गिरफ्तार करवाया है, और जिस तरह से शेर अफजल मरवत को वो लेकर गए हैं, और जिस तरह से फिर शेर अफजल मरवत साहब की अब वापसी हुई है, ये सबसे बड़ा नून लीग के लिए नुकसान हुआ है। शेर अफजल मरवत की आपने असम्बली में तकरीर सुनी, जो अल्फाज, यानी वो ऐसे अल्फाज हैं जो उन्होंने कहा कि IG को क्या करना चाहिए और मजिस्ट्रेट को क्या करना चाहिए, वो अल्फाज हैं जो मैं इस वीडियो में आपके सामने नहीं बोल सकता। कि ज़ाहिर है एक एहसास होता है कि घर में कई लोग घर में बैठ के सुन रहे होते हैं, फैमिलीज़ बैठी होती हैं, फीमेल्स बैठी होती हैं, या कोई खातून सुन रही होती है, यानी वो लफ्ज़ मैं अपनी वीडियो में इस्तेमाल नहीं कर सकता जो शेर अफजल मरवत ने जब उसको उस पर पेश किया गया अदालत में, वहाँ पे भी इस्तेमाल किया, और फिर असम्बली के फ्लोर पे भी इस्तेमाल किया। इतना सख्त बयान PTI में से कोई दूसरा बंदा नहीं है जो ये बयान दे सके। पूरी तहरीक इंसाफ के 100 MNAs में से, जो उनके सेनेटर्स हैं, जो उनके MPs हैं असम्बलीज़ में, कोई एक MNA MPA सेनेटर ऐसा नहीं है जो वो अल्फाज इस्तेमाल कर सके जो शेर अफजल मरवत ने इस्तेमाल किए हैं। और जिस तरह से उसने ललकारा है, जिस तरह से उसने DIG ऑपरेशंस को, इनको कोई ऐसे नहीं ललकार सकता, कोई ऐसे नहीं धमका सकता, कोई ऐसे धमके नहीं दे सकता। जिस तरह से शेर अफजल मरवत की गेम में वापसी हुई है, ये चीज़ नून लीग के अब गले पड़ने जा रही है। शेर अफजल मरवत के अंदर ये पोटेंशल है कि वो डिजिटल मीडिया उनके साथ होता है, लोग उनकी तरफ लपकते हैं, लोग उनकी तरफ आते हैं, जुर्रत भी है, बहादुरी भी है। आउट हो गए चीज़ों से, लेकिन अब नून लीग के लिए ये बहुत इनके गले पड़ेगा और इनको टफ टाइम मिलेगा। जो इसके अलावा एक इन्होंने PTI को जो सबसे बड़ा फ़ायदा दिया है वो ये है कि KPK में PTI के हवाले से ग्रुपिंग सामने आ गई थी। मिनिस्टर एक को हटा दिया, वजारत चेंज कर दी, एक कमेटी बन गई, इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए, करप्शन के इल्ज़ामात लगने शुरू हो गए, आरिफ अलवी साहब को ज़िम्मेदारी देनी पड़ी, और ये सारी चीज़ें होने लग गई, TV चैनलों पे चलने लग गई। कौमी असम्बली में PTI के अंदर ग्रुपिंग हो गई, PTI की पार्टी के अंदर एक ग्रुपिंग हो गई, बयानात आ रहे हैं, अलीमा खान साहब तनकीद कर रही हैं, उधर से जवाब आ रहा है। और अलीमा खान की तनकीद ज़ाहिर है ठीक है एक बयान की, और कि PTI को जिस शिद्दत से कंपेन करनी चाहिए थी इमरान खान की रिहाई के लिए, वो हमें नज़र नहीं आती थी। लेकिन इन पिछले 72 से 84 घंटों में, 96 घंटे में सब चीज़ें ज़ीरो हो गई हैं। PTI की ग्रुपिंग ख़त्म हो गई है, पूरी KPK की असम्बली, पूरा KPK, ना सिर्फ KPK के MNAs, टिकट होल्डर्स, तंजीमें, लोग, वो सब अली अमीन गंडापुर के पीछे आगे खड़े हो गए, और अली अमीन गंडापुर का कार्यकाल कहीं ऊपर चला गया है।
पार्टी के अंदर ग्रुपिंग खत्म हो गई है, इख्तलाफात खत्म हो गए हैं, अब कौमी असम्बली में इख्तलाफात खत्म हो गए हैं, शेर अफजल मरवत वापस आ गए हैं, मीडिया पे छा गए हैं, एग्रेसिव हो गए हैं, जारहाना हो गए हैं, आगे बढ़ गए हैं। इमरान खान की जो रिहाई है वो मेन स्ट्रीम में और बहुत आगे चली गई है और बहुत सख्त चीज़ें जो है वो आगे चली गई हैं। और फिर मैं आपको बताऊँ, शेर अफजल मरवत साहब जब इतनी सख्त बातें करते हैं, उसकी एक वजह उनका जो मरवत कबीला है उनका उनके पीछे खड़ा होने, वो उनके पीछे खड़े हैं और वो बहुत एजिटेशन कर सकते हैं, लोगों को लेके निकल सकते हैं। तो फिर इस वक्त देखें जो पीटीआई है उसके साथ जो हमदर्दियाँ लोगों की आ गई हैं इस सारे के बाद, और फिर केपीके में। और ये मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि पीटीआई के हवाले से, अब ये मैं आपको वीडियोज़ में बता रहा था, अब आप देखें केपीके में ये बात शुरू हो गई है कि ये केपीके में कोई ऑपरेशन शुरू करना चाहते हैं, इसलिए गवर्नर राज लगाना चाहते हैं और इसलिए ये पीटीआई को घर भेजना चाहते हैं, क्योंकि पीटीआई को नहीं करने देगी। फिर आप देखें कि असम्बली में जो खिताब किया असद कैसर साहब ने और शेर अफजल मरवत साहब ने, वो मामला जो टीवी चैनलों पे नहीं चल रहा, बिल्कुल टीवी चैनलों पे नहीं चल रहा, जो इस वक्त लकी मरवत में, अब इस वक्त जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ मुझे नहीं पता कि क्या सूरत हाल है, जो पुलिस का वहाँ पे धरना चल रहा था, बनू में जो पुलिस ने धमकी दी धरने की, बाजोड़ में जो पुलिस ने एक डेडलाइन दी, ये चीज़ें मेन स्ट्रीम मीडिया पर नहीं चल रही थी। लेकिन जब शेर अफजल मरवत ने इसका जिक्र किया तो कई टीवी चैनल्स पे वो लाइव थे, असम्बली के फ्लोर पे उन्होंने गुफ्तगू की है, असद कैसर साहब ने गुफ्तगू की, लाइव थे वो, जब ये पूरे टीवी चैनल्स पे चला है, जो कि पहले नहीं चल रहा था। तो ये खुद हुकूमत अपने मुंह पर कुल्हाड़ी मार रही है और अभी तक इनको समझ नहीं आ रही, अभी तक ये पागल हो गए हैं, ये हुकूमत इतनी मतलब अकल से आ रही हो गई है कि सबसे बड़ा कार्ड क्या लॉन्च किया पीटीआई के खिलाफ, फिर वो आयशा गुल अली, और वो आगे क्या कह रही है, वो आगे कह रही है जी वो यहूदी लॉबी इमरान खान को ना ऑक्सफोर्ड का चांसलर बनवाना चाहती है। ओ भाई खुदा का खौफ करें आप, मतलब पहले बयानिया ये बनाया गया और करोड़ों रुपए टीवी चैनलों को दिए गए कि जनाब वो बड़ा पक्का और सच्चा मुसलमान है और तालिबान की सोच की हद तक सख्त मुसलमान है। अब आप कह रहे हैं यहूदी लॉबी उसको लेके आना चाहती है। तो चीज़ें फिर अदालतों से देखें, चीज़ें आ रही हैं। आपने देखा शेख इम्तियाज़ साहब जो हैं वो रिहा हो गए हैं। अब लाहौर में ज़ाहिर है इस मौके पे शेख इम्तियाज़ साहब का रिहा होना, जब लाहौर में जलसा पीटीआई करने जा रही है और वो सारी चीज़ें होंगी। और फिर अभी मैं आपको बताऊँ इनके हवाले से और बहुत सी चीज़ें आएंगी। अभी तो पीटीआई बलूचिस्तान के इशू पे जो उन्होंने एपीसी करनी थी वो करेंगे। अभी जैसे ये मामला दबेगा, ये सारा ये अरेस्ट फलां जो कुछ असम्बली में हुआ, ये चीज़ें थोड़ी सी नीचे जाएंगी तो बलूचिस्तान वाला इशू जो है वो दोबारा खड़ा हो जाएगा। बलूचिस्तान के ऊपर एपीसी, मुलाकातें, ये वो सारा कुछ वो शुरू हो जाएगा। फिर एक और सलमान अकबर राजा साहब जो हैं वो मैं ये नहीं कहता कि उमर अयूब साहब बिल्कुल कुछ नहीं कर रहे थे। ज़ाहिर है उनके पास दो जिम्मेदारियाँ थी, सेक्रेटरी जनरल भी थे, अपोजिशन लीडर भी थे। लेकिन ये मैं आपको बता रहा हूँ कि सलमान अकबर राजा साहब जितने मुनज़्ज़म अंदाज से कुछ चीज़ें करने जा रहे हैं, ये इस हुकूमत के लिए नए महाज खुलने जा रहे हैं, जिनमें से एक IPPs के हवाले से वो जो जिस तरह से चीज़ें कर रहे हैं। आप देखें जो कौमी असम्बली में ख़ुद इन्होंने माना है कि एक साल में इन्होंने अवाम के टैक्स के पैसों से 979 यानी तकरीबन 980 अरब रुपए कैपेसिटी चार्जेस दिए। 33 IPPs को 980 अरब रुपए। ज़रा आप सुनने वाले इमेजिन करें कि 1 अरब में 100 करोड़ होते हैं। आप ज़रा इमेजिन करें कि 1 अरब कितना होता है, और इन्होंने एक साल में 980 अरब रुपए यानी रोज़ाना देखें तकरीबन कोई रोज़ाना 3 अरब रुपए जो है, रोज़ाना 3 अरब रुपए जो हैं ये तकरीबन ये IPPs को जा रहे हैं कैपेसिटी चार्जेस में। और वो कैपेसिटी चार्जेस क्या हैं कि बिजली हम नहीं ले रहे उनसे, उसके बावजूद हम कैपेसिटी चार्जेस में रोज़ाना 3 अरब रुपए IPPs को दे रहे हैं। ये तो पिछले साल था और इस साल और ज़्यादा होगा। और बल्कि ये 979 तो इन्होंने 33 IPPs का माना है, जो बाकी हैं वो इसके अलावा हैं, बल्कि इससे बहुत ज़्यादा हैं। जो 979 अरब तो इन्होंने माना है, और ये एक मद में कुछ और वो है उनमें भी है। तो ये जो चीज़ें हैं इसमें ये नज़र आ रहा है कि इनके लिए हर महाज पे मुश्किलात हैं। पूरे पाकिस्तान में इनके लिए मुश्किलात हैं। ये बिल्कुल डिलीवर नहीं कर पा रहे, ना ये बयानियाँ बना सकते हैं, ना ये काउंटर कर पा रहे हैं। और मुझे तो बहरहाल ये लगता है कि IMF प्रोग्राम के बाद कोई बड़ा स्टेप भी इस्टेब्लिशमेंट की जानिब से सामने आ सकता है, क्योंकि इस हुकूमत की क्रेडिबिलिटी इस्टेब्लिशमेंट के लिए सबसे बड़ा मसला है। और मसला ये कि इस्टेब्लिशमेंट को पता है कि इस वक्त ये जो बात करें लोग उसको उल्ट लेते हैं। कोई बात लोग इनकी मानने को तैयार नहीं है, लोग इनको सुनते नहीं हैं। इनकी शक्लों से लोगों को इश्यूज़ हैं। ये टीवी पे आते हैं तो लोग टीवी बंद कर देते हैं। इनकी शक्लों की वजह से टीवी इरेलीवेंट हो गया। वैसे ही अब घरों में कितनी जगहों पे हम जाते हैं, ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहता हूँ कि जी लोग टीवी नहीं देखते कि इसलिए कि मैं आजकल क्योंकि यूट्यूब पे हूँ तो मैं कहूँ लोग टीवी नहीं देखते। नहीं, ऐसा नहीं है।
میں کئی جگہوں پہ ایسی جگہوں پہ جاتا ہوں ٹی وی بند نہیں چل رہے ہوتے. مطلب ہم خود نیوز کے لوگ ہیں, ایک ٹائم تھا بہت زیادہ ٹی وی دیکھتے تھے. میرے اپنے گھر ٹی وی جو ہے وہ اب نہیں چلتا, کئی ہفتے نہیں چلتا. ہاں باقی چیزیں چل رہی ہوتی ہیں اور کوئی چیز کو دیکھ رہا ہے, لیکن نیوز نہیں چل رہی ہوتی اسکرین کے اوپر. تو یہ ایشوز ہیں. تو اس لیے میرا خیال ہے کہ انہوں نے سرو کیا ہے پی ٹی آئی کو, ان کی گروپنگ ختم ہو گئی ہے, ایک دم ان کی جان میں جان آ گئی ہے, اگریسو ہو گئے ہیں وہ. حکومت ڈیفینسو پہ ہے, حکومت چھپ رہی ہے, منہ دکھانے کے قابل نہیں رہی. اور کہہ رہے تھے جناب وہ علی بن گنڈا پور کے اوپر کے خلاف کوئی عدم اعتماد آ جائے گی, کوئی بغاوت ہو جائے گی, کوئی فارورڈ بلاک بن جائے گا, یہ بن جائے گا. چیک کریں ذرا کے پی کے اسمبلی میں, وہاں پہ حشر نشر ہو گیا آپ کا. تو یہ ہے صورتحال. تو اب شیر افضل مروت اب عوام میں نکلے گا, تو آپ تماشا دیکھیے ان کے ساتھ کرتا کیا ہے. مجھے اپنے دعا میں یاد رکھیں. اللہ کریم ہم سب کا حامی ناصر ہو. اللہ حافظ. اونچا بولے سر, جسٹ آپ ایک شارٹ نوٹس پہ یہاں تشریف فرما ہوئے. آج کی یہ ہنگامی پریس کانفرنس آپ کے سامنے اونچا بولے اسلام آباد بار کونسل کی تمام منتخب قیادت, سر اونچا بولے تھوڑا سا, آپ کے سامنے اسلام آباد ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کی منتخب قیادت, آپ کے سامنے اسلام آباد ڈسٹرکٹ بار ایسوسی ایشن کی منتخب قیادت یہاں موجود ہے. کل ہم نے ایک ہنگامی اجلاس کا انعقاد کیا جس میں تمام کی تمام الیکٹڈ باڈیز ہمارے ساتھ تھی, اور ہم نے متفقہ طور پہ یہ فیصلہ کیا کہ ملک میں جو آئین اور قانون کی خلاف ورزی ہو رہی ہے ہم اس کی مزاحمت کریں گے, ہم اسے کنڈیم کریں گے. پاکستان جمہوری ملک ہے, ہم آئین اور عدلیہ کی بحالی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے. ہم پارلیمنٹ کی بحالی کے لیے, پارلیمنٹ کے سپریمیسی کے لیے ہمیشہ کھڑے رہے, اور ہم اس آئین کی بات کرتے ہیں جس آئین میں ایکسپریشن آف فریڈم آف ایکسپریشن موجود ہے, فریڈم آف اسمبلی موجود ہے. یہ ہر سیاسی جماعت کا حق ہے, یہ ہر سیاسی کارکن کا حق ہے کہ وہ پرم احتجاج کرے, وہ پرم جلسہ کرے. آج آپ حضرات کو جس حوالے سے ہم نے یہاں زحمت دی وہ یہ ہے کہ جو کل گرفتاریاں ہوئی اور جس طرح آئین کو اور قانون کو پامال کیا گیا, ہمارے جو اس بار کے ممبرز ہیں جناب شیر افضل مروت صاحب, جناب بیرسٹر صاحب اور شعیب شہین صاحب, یہ تین کے تین ہماری اسلام آباد بار کونسل کے بھی ممبر ہیں, ہماری ڈسٹرکٹ بار کے بھی ممبر ہیں, ہماری اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے ممبر بھی ہیں, اور ان میں سے آفس بیرر بھی رہ چکے ہیں. لہذا جو منتخب قیادت آپ کے سامنے یہاں کھڑی ہے, ہمارا تعلق مختلف سیاسی نظریات سے ہے, ہمارا تعلق مختلف سیاسی جماعتوں سے ہو سکتا ہے, لیکن ہم کالے کوڈ کی عزت کے حوالے سے, کالے کوڈ کے احترام کے حوالے سے, اور ملک میں شخصی اور آئینی آزادیوں کے حوالے سے ہم ایک پیج پہ ہیں. اس لیے میرا شاید پی ٹی آئی سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں کبھی پی ٹی آئی کا کارکن نہیں رہا, لیکن جہاں جہاں ایگریشن ہوگا, جہاں جہاں سبروگیشن آف کانسٹیٹیوشن ہوگی, جہاں جہاں جمہوریت کو قتل کیا جائے گا, تو یہ بار ایسوسی ایشنز کا, یہ بار کونسل کا اور یہ ہائی کورٹ بار کا یہ مینڈیٹ ہے. یہ مینڈیٹ آپ نے ہمیں عوام نے دیا, یہ مینڈیٹ ہمیں ہمارے آئین نے دیا. ہم ریزسٹ کریں گے, کوئی بھی سیاسی جماعت ہے, کوئی بھی سیاسی نظریہ ہے, یہ اس کا حق ہے کہ وہ آ کے پیسفل پروسیشن کرے, اس کا یہ حق ہے کہ وہ جلسے جلوس کرے, وہ اپنی آواز بلند کرے. اور وکلا ہم نے تو ہمیشہ آئین کی پاسداری کی بات کی, ہم نے آئین کی آزادیوں کی بات کی. ہم اس حوالے سے ہم نے پہلے بھی پریس کانفرنس کی تھی جب اسلام آباد میں جوڈیشری پہ بار کیا گیا تھا, ہم نے کہا تھا کہ ہم ریزسٹ کریں گے. اور یہ متفقہ قیادت آج یہ اعلامیہ جاری کرتی ہے کہ اگر اس طرح کے معاملات چلائے جاتے رہے, اور اسپیشلی جو ہمارے تین لوگ ہیں جن کا تعلق اس بار سے ہے, ہم اس کی ان کی آزادی تک, اور جب تک ان کو رہا نہیں کیا جاتا, یہ ساری کی ساری بار ایسوسی ایشن ہم اس ایک پیج پر ہیں. اور نہ صرف یہ ساری بار ایسوسی ایشن ایک پیج پر ہیں, بلکہ ہم we are in contact with all the bar association of Pakistan, all the bar councils of Pakistan. دیکھیں نا,
ये कहाँ की शराफत है, ये कहाँ का कानून है। और हम ये कहते हैं कि हमारी पार्लियामेंट है, हम ये कहते हैं कि हमारी जमहूरियत है, हम ये कहते हैं कि हमारा मुंतखब प्राइम मिनिस्टर है। जब जमहूरियत होती है तो आप आवाज बुलंद कर सकते हैं, आप एग्रेशन के खिलाफ, आप सप्रेशन के खिलाफ आवाज बुलंद करेंगे। और हमें बताया गया कि वहाँ एक पीसफुल प्रोसेशन था पीटीआई का। हमें इख्तिलाफ हो सकता है, इमरान खान के नजरिया से इख्तिलाफ किया जा सकता है, डिबेट की जा सकती है, बात की जा सकती है, लेकिन इस पे कोई डिबेट नहीं है कि ये उनका बुनियादी हक है कि वो उसके कारकुन, उसके लीडरान, उसकी जमात लोगों में अपना पैगाम दें। ये मुस्लिम लीग नून का भी हक है, ये पीपल्स पार्टी का भी हक है, ये तमाम की तमाम सियासी जमातों का बुनियादी हक है। आप अगर अवाम से इंटरेक्शन नहीं करेंगे, आप अवाम से राब्ता नहीं करने देंगे तो मुल्क में कौन सी जमहूरियत है। और हम ये कहने में हक बजाने होंगे कि ये जमहूरियत के नाम पे प्रकोष्ठा होगा। अगर आप ये समझते हैं कि ये पार्लियामेंट आज़ाद है, अगर आप ये समझते हैं कि ये हुकूमत जमहूरी हुकूमत है, ये मुंतखब नुमाइंदे वोट लेके आए हैं, तो आपको जमहूरी आज़ादियाँ देनी होंगी, आपको लोगों को नहीं रोक सकते। ठीक बात है, हम आपने ये कहा जी कि आप रेड जोन में नहीं जाएं, ठीक बात है, ये कानून में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन जरूर है, लेकिन जहाँ से 10 किलोमीटर दूर आपने खुद कहा कि आप वहाँ जलसा कर सकते हैं। ये क्या जुल्म हो गया कि एक जमात को आपने कहा कि जी 7 बजे तक आप जलसा कर सकते हैं और 7:15 बजे हो गए, लिहाजा आपके खिलाफ ये FIR दर्ज हो गई। ये भोंडी FIR मुल्क में जमहूरियत का गला घोंट देंगी। आप लोगों का एतमाद उठ रहा है जमहूरियत के साथ, और हमने पहले भी कहा कि अगर आप ये समझते हैं कि मुल्क में जमहूरियत इस मुल्क के लिए नहीं है तो दफन कर दीजिए ऐसे जमहूरियत। ये कोई जमहूरियत नहीं है जहाँ आप अपने चॉइस के लोग जब आते हैं आप उनको कभी ब्लू एरिया जाने देते हैं, कभी उनको रेड जोन जाने देते हैं, लेकिन जहाँ आपकी मर्जी नहीं होती, जहाँ आपकी मंशा नहीं होती, आप सियासी जमातों को आज़ादी के साथ जलसे करने की इजाज़त नहीं देते। तो लिहाजा ये तमाम मुंतखब क़यादत आज यहाँ मौजूद है, आपसे इज़हार ख्याल भी करेंगे। हमारा ये मुतफ़िका मुतालबा है कि जो हमारे 3 मेंबरान बार हैं उन्हें फिलफोर रिहा किया जाए। हम उन्हें ज़ाती तौर पे भी जानते हैं, हम उन्हें सियासी तौर पे भी जानते हैं। ये सियासी तौर पे उनका हक है कि अपनी जमात के लिए वो आवाज़ बुलंद करें। इसलिए हम मुतालबा करते हैं कि फिलफोर अगर आपने उनको गिरफ्तारी नहीं डाली तो गिरफ्तार करके उनको आप जो मजाज अदालत है वहाँ पेश करें, और अगर ऐसा नहीं किया जाएगा तो उसके बाद ये बार एसोसिएशन, ये मुंतखब क़यादत फिर बैठेगी, फिर सर जोड़ेंगे, और उसके बाद हम एक मुल्कगीर कॉल भी दे सकते हैं कि ताकि ऐसे ये जमहूरियत नहीं चलेगी। ये कोई भी आपकी बात नहीं मानेगा कि आप लोगों को जलसे ना करने दें, लोगों को जुलूस ना निकालने दें। लेकिन ना हम इस बात के खिलाफ हैं, हम वायलेंस के खिलाफ हैं। ये एक बतौर वकील के भी, बतौर शहरी के भी, और बतौर एक डेमोक्रेट के भी हमारा ये ईमान है कि मुल्क में पुरअमन जलसे होने चाहिए, मुल्क में पुरअमन जुलूस होने चाहिए। हम 9 मई के जो वाक़यात हुए हम उसके बिल्कुल खिलाफ हैं। हम नहीं चाहते कि जो भी एग्रेशन होगा, जो भी सप्रेशन होगा, आप आवाज़ बुलंद करें, आप जमहूरी तरीके से आवाज़ बुलंद करें। अदालतों को घिराव नहीं कर सकते, आप थानों को जला नहीं सकते, आप अपने जो इदारों के इंस्टॉलेशन को नहीं आप गिरा सकते। जो कानून में, जो आइन में जो आज़ादियाँ दी गई, हम इसका मुतालबा करते हैं हुकूमत वक्त से। हम उन इदारों से भी मुतालबा करते हैं कि वो फिलफौर वो आज़ादियाँ उन जमातों को दी जाएँ, और इस मुल्क में जमहूरियत को आगे चलने दिया जाए। यहीं से हमारे मसाइल हल होंगे। और अगर हमारा आज एक एजेंडा है कि जो 3 लोग हैं, अगर उन्होंने कोई ऑफेंस कमिट किया, अगर जलसे में कोई उनके साथ कोई ऐसी बात हुई, तो आप FIR दर्ज करके उनको मिजाज अदालत में पेश करें। उसके बाद कानून अपना रास्ता लेगा। लेकिन अगर आप उनको पेश नहीं करते, अगर आप उनको किसी टॉर्चर सेल में रखेंगे, तो ये बार कल फिर हम बैठेंगे, हम फिर यहाँ इजलास करेंगे, और उसके बाद शायद मामलात आपसे कंट्रोल से बाहर हो जाए। यही गुजारिश थी। अब मैं गुजारिश करूँगा हमारे वाइस चेयरमैन हैं काजी आदिल अजीज साहब, काजी आदिल अजीज साहब, वाइस चेयरमैन इस्लामाबाद।